ठंड में गरीब और अमीर बहू का परिवार। अजी सुनिए, ठंड का मौसम लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार हम नए रजाई कंबल लें। अरे गीता, हमने पिछली साल ही तो नई रजाई कंबल लिए थे। सुनिए जी, उन रजाई कंबलों को ओढ़कर तो मैं पिछले साल ही बोर हो गई थी। मुझे तो नए रजाई कंबल ही चाहिए, हाँ नहीं तो। अरे तो इसमें इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? ले लेंगे नई रजाई और कंबल। पैसे की क्या कोई कमी है हमारे घर में? आप भी ना। मैं सोच रही थी कि हम आज ही लेने चलें। तुम भी बड़ी ही बेसब्र हो गीता। बात मुंह से निकलते ही पूरी हो जानी चाहिए। हाँ मैं तो कह रही हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा चलो चलते हैं। अरे बेटा अनिल, मेरी रजाई भी फट चुकी है, जरा मेरे लिए भी एक रजाई ले आना। वाह 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 वाह, कमाल है। रजाई की बात क्या हुई, कैसे बिल से निकल कर आई हैं? वैसे तो सारा दिन रजाई में ही पड़ी रहती है, घर के कामों से कोई मतलब नहीं। वाह बहू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारा दिन तू रजाई में रहती है, मैं नहीं। अच्छा, अगर मैं रजाई में रहती हूँ तो घर के काम क्या मेरा भूत करता है? नहीं, सीता बहू करती है। रात दिन सीता सीता सीता। आप तो बस सीता का ही गुणगान गाना। अगर ऐसा ही है तो सिर्फ सीता के ही नाम का जाप कीजिए, मुझसे मत बोलिएगा। जहां गीता सर्दियों के लिए नए रजाई और कंबल खरीदने की बात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी देवरानी के घर में गरीबी की वजह से बच्चों के पास एक चादर भी नहीं थी। माँ, बहुत ठंड लग रही है। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है। मैं तेरे लिए ओढ़ने को कुछ ढूंढ कर ले आऊंगी। ठीक है माँ, जल्दी आना, सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही। सुनिए जी, समय के साथ ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर हमारे पास ओढ़ने पहनने को कुछ ना हुआ तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। हाँ सीता, ये चिंता मन ही मन मेरी जान खा रही है कि मैं इतनी ठंड में अपने परिवार का गुजारा कैसे करूंगा। मुझे माता रानी पर पूरा विश्वास है, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। हाँ सीता, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कमाकर घर में एक रजाई का इंतजाम कर सकूं। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस कड़ाके की सर्दी में ठिठुरो। शर्म आती है मुझे तुम्हारा बाप होने पर कि मैं अपने बच्चों को कुछ खास न सही तो जरूरत की चीजें ही लाकर दे सकूं। ऐसी बातें मत कीजिए, आपका इसमें कोई कसूर नहीं। ये तो किस्मत का खेल है। गीता के पति अनिल का कपड़े का काम था। वो अच्छे खासे अमीर थे, जिससे उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सीता का पति रिक्शा चलाने का काम करता था, जिससे मुश्किल से उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। अगले दिन। अच्छा सीता, मैं चलता हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। राजू रिक्शा लेकर घर से निकल पड़ता है। हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि आज मेरी आमदनी अच्छी हो। अरे राजू, ओ रिक्शे वाले, चलिए नमक के बोरे उठा और मेरे ठिकाने पे चल। ठीक है, चलिए। नमक के बोरे बहुत ज्यादा भारी थे। राजू ने बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाकर रिक्शे में रखा और रिक्शा चलाने में अपनी पूरी जान लगा दी। अरे क्या लंगड़ा हो गया है? जरा तेजी से चला, अपन को लाइफ में स्पीड चाहिए और रिक्शा में भी। भाई साहब जरा देखिए तो सही, मैं इतने सारे नमक के बोरों को सिर्फ अपनी टांगों के बल से चला रहा हूँ, ऐसे में रफ्तार कहाँ से लाऊं? राजू नमक के बोरे ढोकर चल ही रहा था कि अचानक उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, जिससे राजू का एक पैर टूट गया। तेज दर्द के कारण राजू जमीन पर गिर पड़ा। हाय हाय हाय, मेरा पैर, हाय राम। उसे ऐसे दर्द से तड़पता देख कुछ लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और कुछ लोगों ने उसे पहचान कर उसके घर तक पहुंचा दिया। सीता! अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? आज मैं इस उम्मीद से घर से निकला था कि भगवान आज मेरी आमदनी अच्छी हो, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पता नहीं भगवान हमें किस बात की सजा दे रही है। ये मजबूरी, ये ठंड का मौसम और गरीबी, और अब आप बिस्तर पर लेट जाइए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम क्या करोगी सीता? अब रिक्शा मैं चलाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही हो? औरतें रिक्शा नहीं चलाया करती, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी। नहीं जी, मजबूरी और गरीबी इंसान से सब कुछ करवा लेती है, और काम तो काम है, अब चाहे आदमी करे या औरत। जहां सीता पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गीता रजाई में बैठी हुई मूंगफली चबा रही थी। बेटा गीता,
जरा मुझे भी थोड़ी मूंगफली देना, बहुत दिन से मैंने सर्दियों की मूंगफली का स्वाद नहीं चखा है। हद है माँ जी, पहले तो मुझे ऐसी बातें सुनाती हो, फिर मुझसे ही कुछ भी मांगने को चली आती हो। आप में शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? सीता और गीता का परिवार एक ही घर में रहा करता था, जिसकी खातिर सीता गीता की सारी बातें सुन लेती है। बस बहुत हो गया गीता भाभी, आप आखिर माँ जी से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? आप में जरा भी शर्म लिहाज है? आ गई बदतमीज सास की बदतमीज बहू। तेरी कड़वी जुबान का फल तेरे पति को मिला है। देख ले, आज तेरा पति एक पैर से मोहताज है। बस बहू, अब बहुत हो गया, निकल जा मेरे घर से अभी इसी वक्त। ओहो, आपका घर, ये घर जितना आपका है उससे ज्यादा मेरा है। अगर मैं चाहूं तो आपको और आपकी इस दुलारी बहू को एक ही झटके में धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं। गीता की बातें सुन प्रेरणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे ये क्या माँ जी, आपकी रजाई तो जगह जगह से फट रही है, आपको तो इसमें ठंड लगती होगी ना। तू मेरी चिंता मत कर बहू, तू पहले से ही इतनी मुसीबतों में घिरी हुई है। अपनी सास को ऐसे फटी रजाई में गुजारा करते देख सीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह पूरे दिल से अपनी सास की मदद करना चाहती थी। अगले दिन, रिया, तुम्हारा बिस्तर तो कितना नर्म है और ये कंबल भी कितना मुलायम है, क्या मैं इसमें बैठ सकती हूँ? दूर रह, अपने गंदे हाथों से मेरे इस कीमती कंबल को छूना भी मत, ये मेरी माँ आज ही लेकर आई है। रिया दिव्या को धक्का मारती है, जिससे दिव्या जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। दिव्या, क्या हुआ मेरी बहन? रिया ने मुझे धक्का मारा। रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को धक्का मारने की? चल हट यहाँ से भिखारी, वरना माँ को बुला लूंगा। वो तुम्हें एक धक्का मारेंगे और तुम घर से बाहर दिखाई दोगे। चल दिव्या यहाँ से, इन घमंडियों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। रिया और राहुल वहां से चले जाते हैं। सुनिए जी, जब तक आपकी टांग सही नहीं हो जाती तब तक रिक्शा मैं चलाऊंगी। सीता, मैं क्या करूं? मैं एक अच्छा पति बनने में असफल रहा, मुझे माफ कर देना। मैंने आपसे मना किया था ना कि आप बिना गलती की माफी मत मांगना, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इतना कहकर सीता रिक्शा लेकर निकल पड़ती है। एक औरत को रिक्शा चलाते देख कुछ लोग आश्चर्य करते हैं तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे ओ मोहतरमा, कहाँ से आई हो? ज्यादा शौक आ रहा है रिक्शा चलाने का? क्या पता नहीं कि औरतें रिक्शा नहीं चलाती? मैं ये रिक्शा मजबूरी में चला रही हूँ। मेरे पति इस रिक्शे को चलाया करते थे, लेकिन एक हादसे में उनकी एक टांग टूट गई, जिसकी खातिर अपना घर चलाने के लिए मुझे ये रिक्शा चलाना पड़ रहा है। सीता ऐसे ही रोज रिक्शा चलाया करती। सुनिए जी, मैं रोज के पैसों में से कुछ पैसे जोड़ रही हूँ ताकि मैं एक रजाई खरीद सकूं। सीता अपने बच्चों को बोरे की एक चादर सिलकर उड़ाती है। बेटा, अब इस साल इसी बोरे की चादर से काम चलाओ, हमारे पास नई रजाई लेने के लिए पैसे नहीं हैं। सीता अपने जुड़े हुए पैसों से एक रजाई खरीदती है और फिर, ये लीजिए माँ जी, मैंने ये रजाई आपके लिए खरीदी है। मुझे आपको ऐसे फटी रजाई में सोता देख जरा भी अच्छा नहीं लगता, मेरी तरफ से ये आप रख लीजिए। सीता के इतने दयालु हृदय को देखकर प्रेरणा की आंखें भर आती हैं। बहू, आज तूने साबित कर दिया कि तू ही मेरी असली सच्ची बहू है। रुक, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर प्रेरणा अपने कमरे से एक डिब्बा लाती है जिसमें सोने और चांदी के गहने रखे हुए थे। बहू, ये तेरे लिए, और आज से मैं तेरे साथ रहूंगी। ये क्या माँ जी, ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये सोच ले बहू कि ये तेरे कर्मों का फल है। पर माँ जी, बस एक शब्द नहीं, इसकी असली हकदार तू ही है। मैंने सोच लिया था कि दोनों में से जो भी बहू इम्तिहान में सफल होगी उसी को ये गहने सौंपूंगी। शुक्रिया माँ जी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सीता अपनी सास के गले लगकर रोने लगती है और उसके बाद वो उन गहनों को बेचकर अपने बच्चे और पति के लिए नई रजाई, कंबल और गर्म कपड़े खरीदती है, और बाकी बचे गहनों को बेचकर उसका पति अपना एक गर्म कपड़ों का व्यापार खड़ा करता है, जिससे उनके हालात धीरे धीरे सुधर जाते हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।